हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रेलवे स्पेशल मैथ में। और हम करेंगे लेक्चर 5 को कंटिन्यू। और एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस मटेरियल हो सकता है। और यहाँ पे करते हैं हम 30 क्वेश्चंस डेली डिस्कस, और वो भी काफ़ी वेराइटी क्वेश्चंस के साथ। हर चैप्टर से हमने एक एक दो दो क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, और यकीन मानिए क्वालिटी क्वेश्चन हैं। आपको मैं स्लाइड दिखाना चाहूँगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ तो आप इन सभी चैप्टर से होकर गुजर जाएंगे इस एक घंटे में, और आपके सभी कंसेप्ट मैं रिवाइज करा दूंगा। और ये क्लास डेली चलता है, मेक श्योर कि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम एंड वर्क है, और फिर प्रोबेबिलिटी है, टास्क खेलेंगे, आपको चॉकलेट भी मिलेगा इस सेशन में। यहाँ पे हम फिल्म बातें भी करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे मैंने ले रखे हैं, एडवांस हो, अर्थमेटिक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सभी प्रकार के क्वेश्चन, डीआई वगैरह हर तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं बहुत सारे कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसमें। आप देख सकते हैं कि आज कुछ नए स्लाइड्स भी लगे हुए मिल रहे हैं आपको। तो चलिए चलते हैं फटाफट से, और हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, ताकि आप कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा के रखिए। इसलिए मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ पहले ही। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है आपको, ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 20% कम कार्य कुशल है, बी को कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो ये दो देखिए बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। तो ए और बी है, बोल रहा है कि 20% कम यानी 1/5, यानी कि ये 5 रहा होगा तो बी जो है कम कुशल है, तो ये जो है आपका एफिशिएंसी है। तो बोल रहा है कि भाई बी को कार्य पूरा करने में कितना, तो पहले हमें टोटल कार्य पता होना चाहिए। तो जो है ए जो है 12 दिन तक करता है, तो 12 दिन तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 12 दिन करेगा 5 की इफिशियंसी से, यानी वो 60 काम कर रहा होगा, तो 60 जो है टोटल कार्य होगा। तो अगर बी का कार्य निकालते हैं हम तो 60/4, यानी हमारा जो है 15 जो है आंसर आ जाएगा। ये बेसिक सा क्वेश्चन था शुरुआत के लिए, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि बोल रहा है कि ये जो है कल वाला क्वेश्चन था जो कि स्किप हो गया था, आपको पता होगा, कल वाले सेशन आप देखे होंगे। तो ताश के 52 पत्तों के एक पैकेट से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। 2 कार्डों में से एक कार्ड के लाल और एक कार्ड के काले होने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले आप आइए कंसेप्ट पे। देख सकते हैं कि मैंने इन डिटेल जो है पहले पिछले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैं बेसिक सा चीज़ें करूँगा कि क्या होता है। देखिए 52 कार्ड होते हैं, आपको पता होगा। और यहाँ पे आपको 26 ब्लैक कार्ड देखने को मिल जाते हैं, 26 रेड कार्ड देखने को मिल जाते हैं, 12 फेस कार्ड देखने को मिल जाते हैं, और 4 सूट होते हैं, और 36 नंबर कार्ड देखने को मिल जाते हैं। बस इतना सा इस कंसेप्ट में आपको समझना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। भाई साहब यहाँ पे क्या है, आपको चॉकलेट बटेगी, है ना। चलिए अपना अपना हाथ बढ़ाइए। कोई बात नहीं, हाथ नहीं बढ़ाना है, यहाँ पे कोई चॉकलेट नहीं बट रही है। तो चलिए यहाँ पे हम कंसेप्ट को इतने अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आपके छाती और किडनी फेफड़े में उतर जाएंगे ये कंसेप्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि चॉकलेट डे चल रहा था, आपको पता है। और यहाँ पे क्या है कि टॉम भैया अपना गए अपनी मैडम से मिलने। तो यहाँ पे देखिए रोज़ रोज़ लेके गए हुए हैं। और क्या हुआ कि बोले कि ए फगुनी, हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं मुझे नहीं पता है कितना प्यार करते हैं। तो फगुनिया बोली कि देख मुझे प्यार वर्ड से कुछ मतलब नहीं है, चॉकलेट लेके आया कि नहीं क्या है। तो टॉम ने बोला कि हाँ भाई मैं लेके आया हूँ 5 तुम्हारे लिए डेयरी मिल्क का चॉकलेट, और यहाँ पे 5 किट कैट के चॉकलेट। तो फगुनिया बहुत खुश होगी, देख रहे हैं कि इसको खुशी की कोई मतलब ठिकाना ही नहीं है। तो क्या हुआ कि देख सकते हैं कि आपको टॉम ने बोला कि पहले तुम्हें बताओ कि 10 में से तुम्हें 2 चॉकलेट चूज करना है, तुम पहले कौन सा चूज करोगे खाने के लिए। तो फगुनिया सोच में पड़ गई कि हाँ भाई ये तो मुझे चूज करना है, काफ़ी बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है भाई। चॉकलेट चूज करना ना लड़कियों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है, और ख़ासकर डेयरी मिल्क और किटकैट में हो तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो सकता है कि यहाँ पे 2 केस बनेंगे। पहले केस की डिस्कस करें तो पहला केस ये होगा कि वो पहले जो है डेयरी मिल्क लेगी और या तो किटकैट लेगी। तो यहाँ पे अगर वो डेयरी मिल्क लेती है तो उसके पास टोटल चॉकलेट कितने हैं, 10 है। और उसे जो है यहाँ से एक चॉकलेट उठाना है, तो वो जो है 5 में से उसके पास 5 है, जैसे कि फेवरेबल जो है 5 है उसके पास, 5 में से उठा सकती है ना। अब क्या हुआ कि भाई उसने तो ले लिया डेयरी मिल्क, अब क्या होगा कि उसके पास किट कैट लेने का जो है मौका है। तो अब उसके पास अवेलेबल चॉकलेट कितने हैं, 9, क्योंकि यहाँ पे एक जो है डेयरी मिल्क उसने उठा लिया है। तो यहाँ पे जो है उसके पास जो है 9 चॉकलेट उठाने के लिए, टोटल 9 चॉकलेट बचे हुए हैं। तो यहाँ पे एक सेकेंड हम एक बार इसे
इरेज कर लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो है उसके पास अवेलेबल जो है 9 चॉकलेट होंगे और उसके पास जो है पूरा टोटल किटकैट की चॉकलेट कितनी है, 5 है। अब बात ये हुई कि यहाँ पे तो केस 1 बना, लेकिन ये भी तो हो सकता है या वो पहले जो है किटकैट उठाए फिर बाद में डेयरी मिल्क उठाए। तो जब या का जब आता है ना बात, तो यहाँ पे प्लस लगता है और ये हम बाद में बताएंगे क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि फिर वो किटकैट अगर पहले उठाती तो उसके पास जो है 10 अवेलेबल चॉकलेट होते और वो 5 किटकैट में से उठाती। अब क्या होता कि फिर बाद में वो डेयरी मिल्क अगर उठाती तो 10 चॉकलेट उसके, सॉरी 10 नहीं, उसके पास जो अवेलेबल चॉकलेट है 9 चॉकलेट अवेलेबल होता और वो जो है 9 चॉकलेट में से 5 उठाती। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम बात करें तो 5 दूने का 10, 5 बटा में 18, 5 दूने का 10, 5 बटा में 18, तो यहाँ पे 10 बटा में 18 और 5 बटा में 9। उसके पास जो है प्रोबेबिलिटी इतना निकल के आ जाता कि भाई हाँ ये वो कर लेती। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास और क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको वही कंसेप्ट ध्यान में रखना है और इस क्वेश्चन को करना है। तो ताश के 52 पत्ते के एक पैकेट से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। 2 कार्डों में से एक कार्ड के लाल और एक कार्ड के काले होने की प्रायिकता क्या है। आपको पता है कि भाई 52 कार्ड के पत्तों में अगर रेड कार्ड की बात करें तो हमारे पास जो है 26 रेड कार्ड अवेलेबल होते हैं और ब्लैक कार्ड की अगर बात करें तो हमारे पास ये भी 26 कार्ड अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 कार्ड में से एक कार्ड के लाल और एक कार्ड के काले होने की प्रायिकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट केस की, तो यहाँ पे अगर वो पहले ब्लैक उठाता है फिर रेड उठाता है, तो यहाँ पे बात ये होगी कि उसके पास ब्लैक उठाने के लिए पूरा 52 कार्ड अवेलेबल है और वो जो है 26 ब्लैक कार्ड में से एक कोई उठाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसने तो एक यहाँ पे उठा लिया कार्ड, उसे 2 कार्ड ही जो है उठाना है और एक कार्ड यहाँ पे उठाएगा, तो उसके पास अवेलेबल कार्ड तो 51 है और टोटल जो है उसके पास 26 रेड कार्ड अवेलेबल है। और प्लस अब यहाँ पे दूसरा केस ये बनता है कि भाई वो पहले रेड कार्ड भी उठा सकता है और बाद में ब्लैक कार्ड उठा सकता है। तो यहाँ पे रेड कार्ड के लिए पहले जो है 52 उसके पास टोटल है और यहाँ पे 26 है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे 51 हो जाता है और यहाँ पे 26 हो जाता है। तो आप जो है काट दीजिए, 1/2 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। अगर हम बात करें तो 26 ऊपर हो जाएगा, 51 दूनी 102 होता है ना, 102 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें 26, 102 हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी एलसीएम की, 102 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और अगर हम इसे काट के लिखेंगे 26 बटा में 51 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कि कितना इजीली कर दिए आपने, 26 बटा 51 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं और ये कंसेप्ट आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको इसलिए लिया ना कि भाई मुझे कार्ड्स के बारे में कुछ पता नहीं था और मैंने फ़िलहाल में एक वेब सीरीज़ देखी जिसका नाम है एलिस इन बॉर्डरलैंड। यहाँ पे ना भाई इतना मस्त ये वेब सीरीज़ है कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि सभी गेम्स जो है ना खेले जाते हैं यहाँ पे। ये गेम्स वाला एक वेब सीरीज़ है जहाँ पे आपको जो है हर पत्ते के ऊपर जो है एक गेम्स मिलता है, उससे आपको पार करना होता है। तो ये आप देख सकते हैं, बाकी इसका ट्रेलर वगैरह देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और क्या बोल रहा है कि cos 2 थीटा बराबर sin थीटा और थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम पहले इसके कंसेप्ट जान लेते हैं, तब आप खुद क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए जब भी a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है एंगल, तो यहाँ पे ए और बी कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब कम्प्लीमेंट्री मतलब ये होता है कि देखिए 90 डिग्री बोला है ना, तो अगर ए जो है 60 डिग्री है तो बी जो है 30 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये दोनों बन के 90 डिग्री बनाने चाहिए किसी भी तरह से। जैसे कि अगर ए जो है आपका 40 है तो बी को 50 होना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो साइन ए बराबर कॉस बी हो जाता है। अगर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है ना, तो साइन ए बराबर कॉस बी हो जाता है। तो यहाँ पे इसका ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 1/sec करेंगे तो सेक इधर चला जाएगा तो 1 इधर आ जाएगा, तो साइन ए सेक बी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर आपका जो ये ए है और ये बी है, ये ए प्लस बी जो है मिलके
90 डिग्री बनाएंगे। अब ये ए और बी के जगह पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कल को 2x और यहाँ पे x दे दिया, तो आपको कैसे लिखना है, इसे आपको ऐसे लिखना है 2x + x बराबर 90 डिग्री। तो आपसे x का वैल्यू पूछ लेगा, 3x बराबर 90, तो x बराबर आपको 30 हो जाएगा। तो आपको ऐसे यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, मतलब आपको दे देगा जैसे कि tan A बराबर cot B है, आपको सिचुएशन ऐसे ही देगा। मतलब आपको ये समझना होगा, अगर ऐसे दे दिया कि tan A बराबर cot B आ गया, तो आपको यहाँ पे दे सकता है कि भाई 2 थीटा, यहाँ पे जैसे A की जगह पर 2 थीटा लिख देगा और B की जगह पे 3 थीटा लिख देगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है कि ये 2 थीटा उठाना है और ये 3 थीटा उठाना है। 3 थीटा को जोड़ के 90 डिग्री के बराबर करना है और आपसे थीटा की वैल्यू पूछ लेगा, तो आपको निकाल देना है 18 × 5 = 90, यानी थीटा बराबर 18। आप समझ रहे होंगे। तो ऐसे ही आप देख रहे हैं कि tan 31 × tan 59 बराबर जो है 1 हो गया, क्योंकि इनका जो है जोड़ जो है 90 डिग्री हो रहा है, बराबर 1 हो जाएगा। और ऐसे ही आप देख सकते हैं कि sin² A + sin² B, क्योंकि ये जो sin² B है ना, अगर आप इसे cos² A में चेंज करेंगे तो आपको पता है कि 1 होता है ना। देख सकते हैं कि यहाँ पे cos² A में चेंज किया गया है। तो बाकी हम चलते हैं और अपने कंसेप्ट को अच्छे से समझा होगा और हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देख सकते हैं कि सेम सिचुएशन दे रखा है, यहाँ पे 2 थीटा दे रखा है और यहाँ पे थीटा दे रखा है और cos 2 थीटा बराबर sin बराबर थीटा दे रखा है। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि sin A है और cos B दे रखा होगा, ऐसा सिचुएशन। सेम सिचुएशन आपको ऐसा ही दे रखा है, तो आपको क्या करना है, 2 थीटा + थीटा बराबर में 90 डिग्री और 3 थीटा बराबर 90। देख सकते हैं कि अभी हमने किया, थीटा बराबर 30 हो गया। आपको ये कंडीशन जो है सभी याद करना है। sin A बराबर cos B, जब A + B बराबर 90 डिग्री हो, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये याद है तो आप चेंज कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि tan A बराबर cot B, आप लिख लीजिए ऐसे, मतलब आप कहीं पे कॉपी पे लिख सकते हैं sin A बराबर cos B, tan A बराबर cot B, और जो है यहीं sec A बराबर cos sec B, 3 ही है, आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। बोल रहा है कि 38 संख्याओं का औसत जो है 51 है, पहली 24 संख्याओं का औसत जो है 45 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत जो है आपका 60 है। शेष संख्याओं का औसत क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन लेने का मेरा मोटिव ये है कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और मैंने जो कल क्वेश्चन लिए थे वो थोड़ा कैलकुलेटिव नहीं थे, इसलिए वहाँ पे वो मेथड उतना यूजफुल नहीं हो पाया। लेकिन अब देख सकते हैं कि अगर ज़्यादा लेंदी जो डिजिट आते हैं तो वो कैसे आप डील करेंगे इसमें। तो मैंने यहाँ पे बोला था आपको, सबसे पहले यहाँ पे नंबर लिखना है और यहाँ पे एवरेज लिखना है, और यहाँ पे 38 संख्याओं का एवरेज कितना है, 51 है। 24 का, पहली 24 का 45 है। ये कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूँ। जिसे देखना है भाई वो जाके देख ले, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है। तो मैंने बोला था कि ये आपको जोड़ना है, 29 हो गया। और ये देख सकते हैं कि आपका इसमें हमें डिफरेंस देखना होता है, कितना का है, 9 का है, और 9 का है तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे और हम यहाँ पे एवरेज लिखेंगे। तो ये 38 से भाई 29 कम आ रहा है, तो मैंने बोला था कि अगर संख्याएं ज़्यादा लेके आएगी तो वो घटेगी, तो हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, और कम लेके आएगी तो वो जुड़ेगी। तो 45 यहाँ पे कम है, कितना कम है, 6, तो ये जो है जुड़ेगी। और 24 और यहाँ पे 60 देख सकते हैं कि आपका ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो ये घटेगी। और कितना है, 5, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 9 × 5 = 45, और यहाँ पे 24 छक्का 144 होता है, और 9 × 5 = 45 हो गया। अगर हम बात करें 9 × 4 = 13, 5 × 4 = 9, 1 = 10, 4 × 1 = 5, 1 = 6, फिर 45 इसमें से घटा देंगे, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि 558 है। तो शेष संख्याओं का औसत, शेष संख्याएं कितने हैं भाई, यहाँ पे देख रहे हैं कि 29 संख्या दी गई है, शेष संख्या तो 9 ही तो बची हुई है। तो 558 में 9 से आप भाग कर देंगे तो आपका जो है शेष संख्याएं बच के आ जाएंगी। 9 × 6 = 54, 1 × 9 = 2 = 18, आपका जो है 62 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, PQR क्रमशः AB और BC और AC भुजाओं के मध्य बिंदु हैं।
त्रिभुज की भुजा की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, देखिए ये बेसिकली ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पे एक त्रिभुज दे रखा है, ये आपका हो जाएगा त्रिभुज जो कि एक समबाहु त्रिभुज है ना, और ये बोल रहा है कि पी क्यू आर जो है मध्य बिंदु है। यहाँ पे मैं इसका नेम दे लेता हूँ ABC, और ये बोल रहा है कि पी क्यू आर जो है भुजाओं पे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ये होता है ना, देखिए ये है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु है तो ये इसे बांट देगा, ये इसे बांट देगा, दो बराबर। अगर ये टोटल जो है 4 है ना, तो ये इसे 2 और इसे 2, मध्य बिंदु ये होता है। मध्य बिंदु ये मान के चलो P है, किस पे है, ए बी पे देख सकते हैं कि ये P है ना। Q जो है BC पे है, Q जो है BC पे है, और R जो है AC पे है। तो बोल रहा है कि पी क्यू आर मध्य बिंदु है। त्रिभुज की भुजा जो है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज ये जो बन रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये त्रिभुज जो बन रहा है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, और इसका भुजा आपको दे रखा है, बड़े वाले को ABC का दे रखा है। तो आप यहाँ पे कंसेप्ट पहले समझ लीजिए। जब ऐसा आपको आए ना कि जब भी जो बड़ा त्रिभुज है इसके अंदर एक मिड पॉइंट लेके एक त्रिभुज बना दिया गया, तो आप जो है ये डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ABC एक त्रिभुज है और पी क्यू आर एक मिड पॉइंट है इनका। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना होगा कि पेरीमीटर ऑफ अ त्रिभुज पी क्यू आर जो होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ अ त्रिभुज ABC। मान के चल देते हैं यहाँ पे इसका 5 है भुजा, तो इसका समबाहु त्रिभुज है एक, मान के चलिए ना, समबाहु त्रिभुज है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 3 ये होता है ना, तो 15 हो जाएगा। अगर आपको पी क्यू आर को निकालना होगा तो देख सकते हैं कि 1/2 करना होगा और पेरीमीटर ऑफ ABC यानी 15 करना होगा, तो आपका 7.5 निकल के आ जाएगा। अगर सिमिलरली अगर आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर पूछे, ये तो पेरीमीटर था पी क्यू आर का, तो यहाँ पे एरिया अगर पूछेगा पी क्यू आर का तो 1/4 करना है, और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, तो वो हमने बोला कि समबाहु त्रिभुज है ये ABC, तो आपको पहले इसका निकालना होगा। जैसे कि समबाहु त्रिभुज का आपको पता है कि √3/4 A² होता है। A² यानी 5 कर देंगे, 5 भुजा हमने मान रखा है, तो यहाँ पे जो है √3/4 50-25 हो जाएगा। अब आपको अगर इसका निकालना है, पी क्यू आर को निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे ना, 1/4 गुणे √3/4 गुणे 25, तो आपका आंसर आ जाएगा 25 √3/16। तो बेसिक सा कंसेप्ट था, आपको इसी पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास 4 दे रखा है और हमें पी क्यू आर का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तो हम ABC जो कि समबाहु त्रिभुज है, √3/4 A² यानी 4 गुणे 4, तो 4 कट जाएगा, और यहाँ पे आपका 4 √3 आ जाएगा, तो इसी को यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1/4, 4 √3, 4 से 4 कट गया, √3 आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपका आंसर है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोल रहा है कि 2600 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है। तो उधार दिया गया था, तो पहली भाग पर प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर प्रति वर्ष 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो 10% पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, एक भाग ये है, पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है। पहले इसका हम कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आप SI बराबर PRT लिखते हैं और बोल रहा है कि यहाँ पे SI जो है आपको 10% और 5 वर्ष पे, और दूसरे भाग का 9% 6 वर्ष पे जो है साधारण ब्याज जो है बराबर है। SI जब बराबर हो गया ना भाई, तो ये जो आप देख रहे हैं RT आपको दे रखा है, RT आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, एक पे दे रखा है कि क्या बोलते हैं, मान के चलिए आपको RT दे रखा है, RT का रेशियो दे रखा है, और P का पूछ रखा है। तो आपको अगर 3-4 दे रखा है यहाँ पे, तो ये 4-3 हो जाएगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रिवर्स हो जाएगा। तो RT यहाँ पे क्या दे रखा है, हम अगर यहाँ पे चलते हैं, इसे मिटाते हैं ना, हम अगर इसे मिटाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो RT क्या है, पहला भाग यहाँ पे दे रखा है कि पहले भाग पर प्रतिवर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, पहला भाग पे यानी 50% जो है, ये दूसरा भाग के कितने पर बराबर, 9 × 54 के बराबर है। तो पहला और दूसरा का रेशियो क्या हो जाएगा,
पहला और दूसरा का रेशियो जो है आपका क्या हो जाएगा, तो इधर 54 आ जाएगा और इधर ये 50 आ जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा और ये जो है आपका 25 हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि भाई ये जो है आपका P निकल के आया और ये आपका RT था। मैंने बोला ना कि रिवर्स हो जाएगा, 50-54 था, यहाँ पे आपका 54-50 हो गया। तो P यहाँ पे क्या दे रखा है, दोनों का 26 दे रखा है और यहाँ पे क्या हुआ, 52 हुआ। 52 का वैल्यू जो है आपका 2600 दे रखा है, 2600 दे रखा है। 26 दूनी 52, 2 50 दूनी का 100, यानी एक का वैल्यू जो है आपको 50 हो गया। तो जो है आपको दूसरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 10% की दर पर उधार दी गई राशि, तो 10% पर तो भाई यही दी गई थी, पहली राशि उधार दी गई थी। पहला का राशि क्या है, 27 है, तो 27 गुणे 50 कर देंगे और यहाँ पे आपका जो है 135 जीरो आ जाएगा ना। तो देख सकते हैं कि ये होगा आपका आंसर। तो आपको यही करना था। देखिए, आप अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है कि साधारण ब्याज आपको बराबर मिलता है, कोई राशि दी गई है उसको दो भागों में स्प्लिट किया गया है और आपको यहाँ पे कीवर्ड मिल जाएगा कि साधारण ब्याज जो है बराबर है, तो आपको यहीं से डायरेक्टली करना है 10×5 = 50 और 9×6 = 54। आपको जो है रेशियो बदल देना है, आपको 1-2 लिखना है और क्या करना है कि जो एक वाला रेशियो है इधर आपको लिख लेना है 50 और इधर आपको लिख लेना है 54। तो ये आपका P का रेशियो आ जाएगा ना, समझ रहे हैं। और फिर आपको कटा देना 27, 26 और फिर आपको जोड़ना है कि हाँ भाई 52 हो गया, फिर 52 हो गया और फिर आपको 2600 लिख देना है। 26 दूनी का 52 और 2 50, एक का वैल्यू 50 है, तो 27 जो है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 27 का वैल्यू आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे 1350 हो गया। तो इतना ही करना था आपको, ज़्यादा नहीं करना था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि A किसी कार्य को जो है 20 दिनों में पूरा कर सकता है और B अकेले उसी कार्य को जो है 30 दिनों में पूरा कर सकता है। किसी अन्य कार्य के कारण जो है A कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है और शेष 5 दिनों तक B ने अकेले कार्य किया। इस स्थिति में जो है पूर्ण करने में कुल कितने दिन लगे, तो देखिए A था और ये था B था। क्या हुआ कि 20 दिन A ने किया, 30 दिन इसने किया। इसका अगर निकालते हैं तो 60 हो जाता है, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। तो क्या बोल रहा है कि किसी अन्य कार्य को एक कार्य पूर्ण होने से पहले जो है कार्य छोड़ के चला जाता है और शेष 5 दिन तक भी। देखिए 5 दिन पहले A चला गया, तो हम क्या करेंगे, 5 दिन A को काम करा देंगे, यानी 5 दिन 15 भाई करता है ना तो इसको हम इसमें जोड़ देंगे। जो काम छोड़ के जाता है ना, जितना दिन पहले काम छोड़ के जाता है तो उसका उतना दिन ये काम कराइए और इसको जो है इसमें जोड़ दीजिए, तो ये 75 हो रहा है टोटल काम। अब ये 75 माना जाएगा आपको। तो B ने जो है अकेले ही काम किया। इस स्थिति में कार्य को पूर्ण करने में कितने दिन लगे, तो भाई 75 काम थे। अब जो है 3 2 5 दोनों के एफिशिएंसी जोड़ेंगे और 15 दिन, यहाँ पे 15 दिन आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। x बराबर a sin t, y बराबर b tan t, तो a² x² माइनस b² y² का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इसको a को, क्योंकि हमें ये अल्टीमेटली ये चाहिए a/x चाहिए तभी तो होगा, तो हम यहाँ पे a को यहाँ पे ले जाते हैं नीचे और अगर हम बात करें b को जो है इसके नीचे लेके जाते हैं y के नीचे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे कि x/a बराबर में sin t। अगर हम यहाँ पे बात करें तो y बटा में b tan t। तो हमें क्या चाहिए भाई, देख सकते हैं कि यहाँ पे तो स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो sin स्क्वायर t हो जाएगा। यहाँ पे भी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर t हो जाएगा। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या हमें तो भाई a² ऊपर चाहिए, तो क्या हम a²/x² लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इधर भी हमें जो है पलटना पड़ेगा 1/sin स्क्वायर t, देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें b²/y करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी tan को नीचे ले जाना पड़ेगा 1/tan स्क्वायर t। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आपको a²/x² यहीं सिमिलर मिल गया और b²/y² यहीं सिमिलर मिल गया। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम घटा देते हैं, जैसे कि a²
एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपका ये वाला जो पार्ट है ये और 1/10² बाई टी। तो अगर आप इसे देखेंगे तो 1/sin² टी जो है और इसे आप क्या लिखेंगे 1/sin 10 बराबर क्या होता है साइन बाई कॉस होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, अब बटा में कॉस है तो ऊपर चला जाएगा क्या कॉस, जी बिल्कुल चला जाएगा कॉस स्क्वायर टी। तो अगर हम बात करें तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा और साइन स्क्वायर है तो ऊपर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि भाई 1 माइनस, अगर आपको पता नहीं है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, आपको ये पता होना चाहिए। और एक लिख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा नहीं सॉरी यहाँ पे टी होगा क्योंकि टी में चल रहा है, तो ये दोनों कट जाएंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1994 से 1995 तक सभी बैंकों को मिलाकर उनमें ऋण वितरित की कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो चलिए देखते हैं 1994 कौन सा है, ये है 1994, 1995 ये है। तो बोल रहा है कि वृद्धि कितनी हुई, 6 की वृद्धि हुई 120 पे, 100 पे देख लेंगे, 20 छक्का 20 पाँचे 100 5% आपका वृद्धि हुई। 6 बक्सों का औसत वजन 14 kg है और पहले बक्से का औसत वजन शेष बक्सों के वजन का जो है 1/5 भाग है। तो पहले बक्से का औसत वजन ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल अगर हम बात करें तो कितना है टोटल केजी कितना है 1484। अगर बात करें 5 बक्सों का कितना हो जाएगा, क्योंकि पहले बक्स के वजन शेष बक्सों के वजन का 1/, तो हम पहले बक्स का अगर वजन छोड़ देते हैं तो और 5 जितने भी बॉक्स हैं तो कितने हो जाएंगे 70 हो जाएंगे। तो पहले बॉक्स का जो है 14 हो जाएगा देख सकते हैं। और अगर आप ऐसे भी निकालना चाहते हैं कि ये जो है शेष है तो उसका शेष बक्सों के वजन का ये 1/5 बोल रहा है तो वैसे भी 14 हो जाएगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ये बेसिक सा क्वेश्चन है और आप 27 या 81 5 हो जाएगा। ये किस हालत में दे रखा है भाई 15 5 20 और ये देख सकते हैं गलत किया क्या हमने, 5 हुआ 17 और यहाँ पे 2, ये शायद ये है ना, तो 17 दूनी के 34 और 34 5 39 हो जाएगा, 39 7 9 7 63 ये हो जाएगा। आप कर सकते हैं सॉल्व कर लीजिएगा, ज़्यादा इस पर टाइम देंगे नहीं। सेल के दौरान जो है राघव ने 50 रुपये अंकित मूल्य की एक नोटबुक पर जो है 78% की छूट दी और 100 अंकित मूल्य पर एक पेन पर 8% की छूट दिया, तो करण ने कितनी बचत की। देखिए उसने बचत वहीं की होगी ना जितना उसको छूट मिली होगी, जितना वो बचा पाया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 50 रुपये अंकित मूल्य, तो 50 रुपये और यहाँ पे जो है 78 है, आप कर सकते हैं 50 दूनी 2 39, यहाँ पे उसने 39 की बचत की, 39 रुपये की बचत की। यहाँ पे अगर 100 पे देखें तो 8% आपको जो है 8 ही मिलेगा, तो आपको जो है 8 9 17 यानी 47 हो जाएगा, आपको यही आंसर हो जाएगा आपका। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है ये है, तो भूखंड के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी। ये मेरा क्वेश्चन लेने का मोटिव ये था कि मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज कराऊँ। तो ये वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है a² आपको पता होगा, और ये आपको दे रखा 15 8 7 6, तो a अगर जाएगा तो इसका अंडर रूट हो जाएगा 806। अब आपको इसका जो है निकालना होगा, देख सकते हैं कि अगर देखें तो ये तो क्वेश्चन कट ही जा रहा है, 8 8 64 यूनिट डिजिट पे 6 आना चाहिए, तो एक ये बच रहा है एक ये बच रहा है, ये कट गया। तो हम देखेंगे कि कैसे देखते हैं स्क्वायर, 100 बेस होता है हमारा, अगर हम 106 का देखेंगे तो 106 हो गया, तो इसमें 6 और जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 112 हो जाएगा, और 6 6 के 36, तो 6 3 2 5, ये तो बन नहीं रहा है यहाँ पे,
एक सेकेंड, 3 6 112, 3 6 बन रहा है ना, ये तो बन नहीं रहा है तो यही बनेगा। अगर हम बात करें 126, ये कितना ज़्यादा है, 126, 26 ज़्यादा है तो 152 हो गया। और 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है। 676, 6 7 6 2 8, 5 1 15, 876 देख सकते हैं कि यही होगा। और चलिए चलते हैं यहाँ पे और स्क्वायर के कुछ फार्मूले याद कर लेते हैं। तो एरिया हमने अभी देखा कि ए स्क्वायर होता है। अगर आपको जो है डायगोनल दे रखा हो तो आपको डायरेक्टली निकालना होगा डी स्क्वायर बाई 2। अगर हम बात करें वर्ग की तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। और अगर आप डायगोनल देखेंगे ए सी और बी डी, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे जो है बाइसेक्ट करती है। तो आपको जो है ये भी 90 देखने को मिल जाएगा, ये भी 90 देखने को मिल जाएगा, ये भी 90 देखने को मिल जाएगा, ये भी। और ये जो है आपको जो है वर्टेक्स को भी बाइसेक्ट करती है। अगर ये 90 डिग्री का वर्टेक्स है तो ये 45 डिग्री में बढ़ जाएगा और ऐसे ही चारों वर्टेक्स आपको बढ़ जाएंगे। और ये अगर आप विकर्ण की बात करें तो विकर्ण एक दूसरे को भी समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि अगर ए सी की बात करें तो अगर यहाँ पे ओ है तो ए ओ बराबर ओ सी हो जाएगा और यहाँ पे बी ओ बराबर ओ डी हो जाएगा। मान के चलिए ये आपको 16 दे रखा है, ये आपको 16 दे रखा है पूरा विकर्ण, तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये 24 दे रखा है आपको विकर्ण तो ये आपका 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। मेरा मतलब ये है कि दोनों बराबर बराबर भागों में बांटती है। अगर हम यहाँ पे बात करें इसके विकर्ण की लंबाई पूछ लेगा, मान के चलिए अगर भुजा ए दे देता है 10 दे देता है और पूछ लेगी इसकी विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो √2a बराबर आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, √2 10 √2 इसकी विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। तो विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। और ये जो जितने भी त्रिभुज आप देख रहे हैं ना, चारों त्रिभुज एक दूसरे के जो है सभी जो है सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो ये पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है, अगर नहीं रहता तो आपको जो है करना पड़ता। तो यहाँ पे दे रखा है कि यदि माध्यक जो है 63 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्यक क्या होता है कि बीच वाली जो होती है वो होती है, हम पहले संख्या गिन लेते हैं कि संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए तो छोटा डेटा है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई 4 इधर से लेना है, 1 2 3 4, और 4 इधर से लेना है, 1 2 3 4, बीच में तो यहीं बच गया। तो आप ऐसे पता लगा ले रहे हैं कि भाई माध्यक तो यही है x + x/2 और बाई 2, और आपको दे रखा है माध्यक ये, तो 2x + 2 126 हो जाएगा। 2x बराबर आपको जो है क्या बोलते हैं 124 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा ना, तो 62 आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये डेटा सेट 30 40 दे रखा होता तो आप क्या करते। तो देखिए अगर आपको जो कभी भी विषम दे रखा हो, ऑड जो है दे रखा हो, जैसे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं संख्याएं, मैंने बोला ऑब्जर्वेशन जो है, ये यहाँ पे जो मैंने 10 काउंट किया जो कि इवन था। अगर मान के चलिए ये ऑड होता तो ऑड के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म। मेरा मतलब ये था कि अगर ये यहाँ पे मान के चलिए ले सपोज कि 105 होता तो ये जो है एक 11 टर्म है, तो यहाँ पे 11 टर्म हो गए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 11 + 1, n का वैल्यू 11 हो जाएगा, +1 2, यानी यहाँ पे 12 हो जाएगा 2, यानी 6th टर्म जो होगा ना वो आपका क्या होगा, मीडियन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जो वैल्यू होता है ना तो ये आपका जो है मीडियन। देख सकते हैं कि इधर भी आपका जो है 1 2 3 4 5 है और इधर भी है 1 2 3 4 5 है। ये तो अगर इवन आपका होता टर्म, जैसे कि यहाँ पे 10 था, ये हटा दीजिए, जैसे कि यहाँ पे 10 था तो n+2 प्लस नेक्स्ट टर्म अब बटा में 2। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे n आपका 10 था +2 नेक्स्ट टर्म बटा में 2। तो यहाँ पे आपका जो पांचवा था और आपका जो है नेक्स्ट टर्म बटा में 2। तो पांचवा कौन था, 1 2 3 4 5, ये x था और ये नेक्स्ट टर्म जो था x+2 था। मैंने यही तो लिखा x था, x+2 था बटा में 2, तो यही तो आपका आ गया। तो ये सब चीज़ें जो है आपके लिए अगर बड़ा सेट आता है तो उसके लिए है, नहीं तो आप जो है आप बेसिक से काम चला सकते हैं कि भाई काउंट कर करके। यदि गोले की त्रिज्या जो है 10% कम कर दी गई तो गोले की आयतन, देखिए अगर ऐसा कभी भी आता है गोला वाला तो आपको सक्सेसिव लगा देना है।
बाद में मैं बताऊंगा कि इसके लिए क्यों ये लगाते हैं, कमी किया जा रहा है या वृद्धि किया जा रहा है। तो आपको जो है देखिए यहाँ पे 10 कमी किया जा रहा है ना, तो हम कमी वाला लगाते हैं। तो 10 10 20 -20 है, और यहाँ पे बात करें तो +1 हो गया, यानी -19 हो गया। और यहाँ पे एक बार और से लगेगा सक्सेसिव, -19 है, यहाँ पे -19 है गुणे -10 गुणे -19 बटा में 100, ये ऐसे हो गया आपका। और अगर -19 हो गया, सॉरी प्लस था यहाँ पे, क्योंकि प्लस होता है ना, और ये प्लस मिल के माइनस बना देगा, तो यहाँ पे माइनस ही होगा अल्टीमेटली, देख लीजिएगा। और -10 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि 10 है नीचे, तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 1.9 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते तो -29 बन जाएगा, और -29 + 1.9, तो ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा, देख सकते हैं कि 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 27.1 हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको सक्सेसिव लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करते 4/3πr³ आपका जो होता है गोले का आयतन होता है। और यहाँ पे मान के चलिए आप ऐसे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 9 त्रिज्या हो गया, फिर 10 का क्यूब कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये तो कट ही जाना है ना भाई, 4/3πr³, ये तो कट ही जाना है। तो जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो तो r³ पे पड़ेगा ना, इसलिए डायरेक्टली हम r³ पे सक्सेसिव लगा देते हैं। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले याद कर लीजिए। हमने जो है गोले की तो बात कर लिया था, अर्धगोले की अगर हम बात करें, अर्धगोले की तो यहाँ पे अर्धगोले की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 3πr² होता है। और अगर हम आयतन की बात करें 2/3πr³, तो ये आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि दे रखा है, और 0.512 बार है, और PQ में व्यक्त करना है आपको। तो ये तो आपको बेसिक सा पता ही है कि भाई 512 जो है, इसके नीचे जो है 3 9 होगा, 512 के नीचे 3 9 होगा, ये तो आपको पता है। बाकी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जितने भी बार से चीज़ें बनती है आपको यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि अगर एक बार होता है किसी संख्या पे तो p/9, अगर 2 बार होता है तो ये आपका जो है 2 9 देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो है थोड़ा सा गलत दे दिया है, और यहाँ पे अभी हमने 3 9 वाला देख ही लिया कि 3 बार होगा तो आपको। तो यहाँ पे हम अगर बात करें कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे 0. अगर 2 पे बार है तो 2/9 हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें 0.23 पे बार है तो 23 बटा में 9 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कोई संख्या लेते हैं 2 3 4 2 0. तो यहाँ पे इन पे बार है ना, तो आप इनको अच्छे से समझिए ना कि कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना है कि पूरा पहले संख्या लिख लेना है, और आपको जो है यहाँ पे जिस पे बार नहीं है, इस पे बार नहीं है ना, इसको घटा लेना है। और जिन पे जो है देख सकते हैं कि 2 9 आएगा, और यहाँ पे 2 0 आएगा, यहाँ पे 23 है ना, 2 0 आएगा, क्योंकि 2 पे बार नहीं है। और दशमलव के पहले वाला ही देखते हैं, है ना, समझ रहे हैं क्या बोलते हैं, दशमलव का बाद बोलेंगे या पहले बोलेंगे, जो भी है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका आंसर यहीं आ जाएगा, अगर आप घटा देते हैं तो। बाकी चलिए आप घटाते रहिएगा, यहीं आपका आंसर आ जाएगा। तो बार कंसेप्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो 2 बैंकों ए और बी ने क्रमशः 5.5% और 6.5% की वार्षिक दर पर ऋण की पेशकश की। रमेश ने प्रत्येक बैंक से जो है 3 लाख की धनराशि ली। 2 वर्ष बाद रमेश दोनों भुगतान किए तो ब्याज के बीच की दर। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि और राशि जो है, धनराशि जो है आपका क्या बोलते हैं कि सेम ही है दोनों के लिए, है ना। तो आपको क्या करना है कि 2 वर्ष का दे रखा है तो ए का और बी का आपको लिख लेना है, और 5.5 है तो 2 वर्ष में जो है आपको गुणा कर लेना है, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और ये आप करेंगे तो आपका जो है 6 दूने 12 और 13 हो जाएगा। आप देखेंगे कि अंतर पूछा है ना, तो यहाँ पे आपको
कितने परसेंट का, 2% का अंतर देखने को मिल रहा है। तो इसका जो है 3 लाख का कितना है, 3 लाख ही है ना, आप 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये डायरेक्ट आप अप्रोच लगाना सीखिए, नहीं तो भाई क्वेश्चन जो है आपको टाइम नहीं मिलता है। ये देख लीजिए कि भाई कैसा कंसेप्ट है इस पर। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी आपको जो है समान राशि हो तभी ये करना है ना। जैसे 3 लाख है और दोनों को जो है 3 लाख पे ही इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे आपको यही अप्रोच लगाना है। ओके, चलिए चलते हैं। विराम स्थलों को छोड़कर एक रेलगाड़ी चाल जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और विराम स्थलों के साथ वह जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? तो यहाँ पे मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, फास्ट माइनस स्लो बटा में फास्ट गुणे, अगर मिनट में बोल रहा है तो आपको 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो सभी देख सकते हैं मिनट में ही है। तो यहाँ पे फास्ट क्या है, 45 है और 36 है बटा में 45 माइनस 60। तो करते हैं 9 हो जाता है, 45 हो जाता है, 60 हो जाता है, 9 5 45, 5 12 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंकों में से 975 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रिया ने जो है 870 अंक प्राप्त किया, 7% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। एक विद्यार्थी परीक्षा में अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है? देखिए, उत्तीर्ण होना है तो आपको इतना चाहिए, और प्रिया ने कितना प्राप्त किया, 870 प्राप्त किया, और जो है 7% से अनुत्तीर्ण। अगर 7% ये भी मिल गया होता तो उसे कितना मिल जाता, 975 मिल जाता, वो उत्तीर्ण हो जाती। क्योंकि 7% से वो फेल हो गई ना भाई। अगर हम 7% जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा उसका, तो 7% इधर रखते हैं और संख्या को उधर ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं 105 हो जाएगा घटाएंगे तो ये कितना गुना है, 15 7 105 है ना। तो 100% का वैल्यू कितना निकल जाएगा, इसे भी 15 से गुणा कर देंगे, यानी ये जो है 1500 निकल के आ जाएगा। आपका पूरा टोटल अंक पूछ रखा है ना। तो यहाँ पे एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। यदि पुत्र की आयु जो है 15 वर्ष है तो पिता और पुत्र की आयु का योग कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे बोलते हैं कि 3 गुनी है, और यहाँ पे देखिए 3 गुनी है ना, तो ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं। 15 3 45 हो जाएगा पिता का, फादर का, ये है, इसका 15 है, और 15 5 5 10, 4 1 5 1 6, 60 हो जाएगा आंसर। तो आप जो है ये ऐसे भी टिक कर सकते हैं, बाकी अगर बनाना हो तो भाई बना भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ये फादर हो गया और ये सन हो गया, तो 3 गुनी है, ये 1 है। और यदि पुत्र की आयु जो है 15 वर्ष है, पुत्र की आयु 15 वर्ष है, और यहाँ पे इसको भी 15 गुना कर देंगे, 15 3 45, तो दोनों जोड़ रहे हैं तो बात तो वही हो रही है, 60 ही आ रहा है। बाकी डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। यदि एक समबहुभुज के 20 विकर्ण है, तो यदि इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो सबसे पहले देखिए बहुभुज आया पहली बार, तो इसे हम स्वागत करेंगे तालियों के साथ। तो चलिए यहाँ पे बहुभुज है आपके पास। तो बहुभुज हम किसे बोलते हैं? देखिए 3 या अधिक भुजाओं से बंद आकृतियों को जो है हम बहुभुज कहते हैं। बहुभुज एक ट्रायंगल भी हो सकता है, बहुभुज चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, मतलब सोन ऐसे ही चलता रहेगा। अगर रेगुलर पॉलीगन की बात करें, नियमित बहुभुज की, तो यहाँ पे जो है ईच साइड इज इक्वल होता है, प्रत्येक भुजा जो है बराबर होती है, और ईच इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल होता है, जो कि आपको मैं अभी फील कराऊंगा कि कैसे होता है। और रेगुलर हेक्सागन जो होता है ये इसके 6 भुजाएं होते हैं, 6 वर्टिसेस होते हैं, 6 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और 6 एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तो ये लिख लीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है पूछ लेता है आपको एग्जाम में। तो n भुजा वाले बहुभुज में n शीर्ष, n आंतरिक कोण और n बाह्य कोण होते हैं। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि जितने भी उसका जो है भुजा होगा उतने शीर्ष होंगे, और उतने आंतरिक कोण होंगे, और उतने बाह्य कोण होंगे। n का मतलब ये है कि जितना भुजा होगा ना भाई, उतने ही सभी आपको देखने को मिल जाएंगे, शीर्ष भी देखने को मिल जाएंगे, उतने ही आपको आंतरिक कोण देखने को मिल जाएगी, उतने ही आपको। तो काम वाली बात यहाँ पे आती है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल। n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोण का योग जो है n-2 गुणे 180। मान के चलिए n जो है यहाँ पे आपको भुजा दे रखा है। भुजा मतलब क्या है? त्रिभुज जो है 3 भुजा से मिलकर बना होता है, चतुर्भुज जो है 4 भुजा से मिलकर बना होता है। तो आपको क्या करना है कि बोल देगा कि चतुर्भुज या पंचभुज या षष्ठभुज दे देगा। मान के लिए षष्ठभुज पूछ लेता है, तो षष्ठभुज के कितने भुजा होते हैं? n बराबर 6 हो जाएगा उसका भुजा, तो n-2 लगाएंगे आप, गुणे 180 करेंगे, तो उसके आंतरिक कोण का जो है पूरा जो है मिल जाएगा आपको कि कितना है। आपको देख सकते हैं कि 4
180 8 चौक 72, आपको जो है आंतरिक कोणों का योग देखने को मिल जाएगा। एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण आपको जो है बस कुछ नहीं करना है कि प्रत्येक मतलब कोण कितने के होंगे ये बोलना है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक षष्ठभुज लिया और उसका भुजा जो है 6 होता है, अब हमें निकालना है कि उसका प्रत्येक कोण कितना होता है, तो हम बस क्या करेंगे कि 6 से भाग दे देंगे, जितने भुजा है उससे भाग दे देंगे। मतलब आपको ये फॉर्मूला तो यूज करना ही है, जैसे कि n-2 गुणे 180 तो करना ही है, लेकिन फिर n कर देना है, जो भुजा था उसी से भाग दे देना है। तो मैं ये बोला था कि अगर हमने षष्ठभुज ले रखा था तो n-2 गुणे 180 तो करेंगे, लेकिन 6 से भाग दे देंगे तो 6 30 हो जाएगा, और 4 4 3 12 120 हो जाएगा। अगर यहाँ भी 6 से दे रहे हैं तो 120 हो जा रहा है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है। और इंटरनल एंगल, और यहाँ पे देख लेते हैं, एन भुजा वाले बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग जो है 360 डिग्री का होता है। ये भी आपको याद कर लेना है कि जो बहुभुज होते हैं उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। तो एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण जो होते हैं 360 मान के चलिए। आपको जो है दे रखा है यहाँ पे पंचभुज दे रखा है, पंचभुज के 5 भुजा होते हैं ना, तो n बराबर 5 हो जाएंगे। तो बोलेगा कि भाई पंचभुज के प्रत्येक बाहरी कोण कितने हैं होते हैं, पूछ लेगा क्वेश्चन में, तो 5 होगा। और 5 कैसे कर 72 5 होता है ना, तो प्रत्येक कोण जो होते हैं बहुभुज के 72 डिग्री के होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स पूछ लेगा, तो आपको जो है एक्सटीरियर एंगल दे रखा होगा, मान के चलिए एक्सटीरियर एंगल जो है 45 डिग्री है, और पूछ लेगा देगा कि बहुभुज का एक्सटीरियर एंगल आपको 45 एंगल, मतलब बाह्य कोण जो है 45 डिग्री दे रखा है, और इसके भुजाएं कितनी हैं ये बताएं। तो 360 बटा में 45 कर देंगे, आप 45 कर देंगे तो आपको 8 भुजाएं देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल आपको जो है n इंटू n माइनस 3 बटा में 2। n जो है आपका भुजा है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि n जहाँ पे हम मान रहे हैं वो भुजा होता है। तो मान के चलिए यहाँ पे हम चलते हैं, यही फॉर्मूला का यूज़ करना है हमें, और इसी फॉर्मूला का यूज़ करना है, जैसे कि n इंटू n माइनस 3/2 यूज़ करना है। आपका जो है बहुभुज में 20 विकर्ण है, तो इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या, तो ये जो है हमारा डायगोनल क्या बोलते हैं क्या फार्मूला है। तो यहाँ पे 20 विकर्ण है, और यहाँ पे n इंटू n माइनस 3/2, यहाँ पे 40 हो जाएगा। हम यहाँ पे कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि हमारा वैल्यू जो है 40 आ जाए। अगर हम 10 करते हैं तो 10 माइनस 3 होगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 10 70 हो जा रहा है। 6 करते हैं तो 6 3 तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आ जा रहा है 3 और 36 18 हो जा रहा है। 5 करेंगे तो ये तो और कम हो जाएगा। अगर 8 करते हैं तो यही होना चाहिए, 8 करते हैं और यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 8 बजे 40 हो जाएगा, तो आपका ये 8 हो जाएगा आंसर। आई होप समझ पाए होंगे। तो ये सभी चीज़ें जो है नोट कर लीजिए, आपके लिए लेके आते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें। स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला रहे एक नाव को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने में तुलना में दोगुना समय लगता है। तो धारा के प्रतिकूल, देखिए प्रतिकूल, अनुकूल और प्रतिकूल चीज़ें समझा देते हैं आपको क्या होता है अनुकूल और प्रतिकूल। देखिए हमने जो है बोट को बी माना, और स्ट्रीम जो कि धारा होता है उसको एस माना। अगर आप अनुकूल में जाते हैं तो आपका जो है स्पीड जो है बोट और स्ट्रीम की जुड़ती है, और यहाँ पे जो है बोट एंड स्ट्रीम की घटती है। समझ चुके होंगे कि अगर आप अनुकूल में जाते हैं तो वो जो दोनों वैल्यू है वो जुड़ती है, और प्रतिकूल में आपकी घटती है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे दे रखा है कि दोगुना समय लगता है, जो टी है वो यहाँ पे प्रतिकूल में दोगुना लगता है, क्योंकि वहाँ पे भाई ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको स्ट्रीम जो है रोक रही है, आपका रुकावट बन रही है। तो आपको पता है कि जब टाइम का रेशियो दिया रहता है तो स्पीड का रेशियो जो है ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, क्योंकि टाइम और स्पीड का रेशियो जो है उल्टा होता है। तो यहाँ पे हमें मिल गया है, हमें क्या मिला है b प्लस एस और b माइनस एस का रेशियो मिला है। b प्लस एस कितना हो गया 2 हो गया, और ये जो है 1 हो गया। तो क्या हम यहाँ पे b और s का वैल्यू निकाल सकते हैं कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो b/s हो जाएगा, क्योंकि हम एक बार 2 + 1 करेंगे, एक बार 2 - 1 करेंगे, तो आपका 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल, देखिए ये बोट मिल गया आपको, स्ट्रीम मिल गया, बोट का स्पीड जो है 3, तो यहाँ पे प्रतिकूल आपको चाल ज्ञात करना है। तो b - s कर देंगे, 3 - 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका।
यहाँ पे आंसर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है कि निम्न में से कौन सी योजनाएं ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी है। तो 5 खरीदे 3 मुफ्त पाएँ और 5 खरीदे 6 पाएँ। और यहाँ पे देखिए फ्री माल वाला जो कंसेप्ट है आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको जब भी बोले क्या बोल रहा है कि 5 खरीदे 3 मुफ्त पाएँ, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाएँ। तो आपको बस अपने कॉपी में नोट करना है जो मुफ्त है फ्री बोलते हैं, फ्री है, और टोटल मेरा कहने का मतलब ये है कि फ्री कितना है 3 है और टोटल कितना है, टोटल कितना है 8 है। तो 3/8 का वैल्यू कितना होता है आपको पता होगा, 37.5 होता होगा। तो ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें तो इतना ही कंसेप्ट था और कुछ था नहीं। जैसे कि एक बार और मैं बोल दूं कि यहाँ पे आपको बोला कि 10 खरीदा और उसको 2 मुफ्त मिला, तो 2 ऊपर रहेगा फ्री वाला क्योंकि 2 मुफ्त मिला, टोटल कितना हुआ 12। तो आपको जो है छूट कितना मिला 1/6 मिला, तो 16.66 होता है %। तो यही आपका कंसेप्ट है और कुछ है नहीं। तो यहाँ पे सर्वाधिक लाभकारी बोल रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा छूट मिलेगा ग्राहक को वहीं उसका लाभकारी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने निकाला 37.5 निकाला %। और 5 खरीदा और 6 पाया, यानी क्या पाया यहाँ पे देख ही नहीं रहा है, 6 मुफ्त पाया है, 6 पाया केवल दे रखा है। तो यानी हमें लगता है कि एक इसे मिला है और 6 वो लेके गया है। तो 16.66 यहाँ पे है। 10% और 5% की जब भी क्रमिक छूट आए ना भाई, आपको क्या करना है कि 10 + 5 - 10 5 100 आपको सक्सेसिव लगा देना, कुछ नहीं सोचना है। तो 15 हो गया और -0.5 यानी 14.5। तो सबसे ज़्यादा छूट तो भाई 1 में ही मिल रहा है। आप 1 कीजिए और चले जाइए। एक वस्तु को जो है 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को जो है 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। तो 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य। देखिए हमें क्वेश्चन करना होता है, मुझे क्वेश्चन करना होता है, मैं क्या देखता है भाई, पहले 11 का मल्टीपल देखता है क्योंकि 10 का वैल्यू क्या होता है जब लाभ होता है 11/10, क्योंकि ये तो गुना होगा ना, अल्टीमेटली ये गुना होगा लास्ट में कि 11/10 से। तो हम देख लेते हैं और देखते तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये 8 के 9 8 के 9 ये है। अब बाकी चलिए हम कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वस्तु को इतना में बेचने पर जिस द्वारा अर्जित लाभ, वस्तु को इतना में बेचने पर देखिए जब भी बोलता है ना कि इतना में बेचने पर अर्जित लाभ, इतना में बेचने पर अर्जित लाभ और इतना में बेचने पर इतने दोनों बराबर हो रहे हैं ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये कीवर्ड नोट करना है बस। इतना में बेचा जा रहा है तो लाभ हो रहा है और इतना में बेचा जा रहा है तो हानि हो रहा है, और कुछ नहीं करना है, बस ये देख लिए आप, बस जोड़िए क्योंकि ये जो है हम निकाल रहे हैं CP निकाल रहे हैं। तो 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 9 5 14 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 2 17 10 हो जाएगा। आपका कटा देंगे इसे तो, और ये आपका CP निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है कि इसका SP निकालना है जो कि यहाँ पे 10% लाभ मिले इसे। तो 11/10 कर देंगे। तो आपको जब भी 11 से गुणा करना होता है ना, तो पहले तो 1 लिख लीजिए, ये वाला इकाई वाला अंक, और आपको 1 और 7 को जोड़ना है 8, और फिर इसको इसमें जोड़ना है और फिर ये लास्ट वाला अंक लिख देना है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया। बाद में यह पता चलता है कि 47 को चूक बस 41 पढ़ लिया गया। तो दी गई संख्याओं का सही माध्य ज्ञात किया। देखिए ये भी फिक्स्ड पैटर्न का सवाल है, आपको कुछ नहीं करना होता है कि आपको जो है जो भी माध्य दे रखा है आपको यहाँ पे लिख लेना होता है। अब देखेंगे कि कितना से चूका है या क्या पढ़ लिया गया। तो 47 उसको चाहिए थी, यह पता चला कि एक संख्या 47 जो कि उसको रियल वाली 47 थी लेकिन उसे गलती से 41 पढ़ लिया गया। मतलब क्या है कि उसको जो है 6 कम पढ़ लिया गया, 6 जो है कम पढ़ लिया गया। तो दी गई संख्याओं का सही माध्य, सही माध्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 कम पड़ा गया तो भाई इसको 6 यहाँ पे ले आकर देना पड़ेगा, और 6 जो है ये 36 लोगों में बटेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो देख सकते हैं, और ऑप्शन में आप देखते चलिए भाई जो भी आएगा, अब तो 1/6 है तो बिल्कुल माइन्यूट सा चेंज होगा, मतलब 42 में ही ये आंसर होगा। तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। अब ये 2 42 में बचते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम करते हैं तो 0 हो जाएगा क्योंकि जाएगा नहीं। तो अगर
बात करते हैं तो यहाँ पे 10 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। देख सकते हैं कि यहीं वाला है तो यहीं लगा कर भाग जाइए, बाकी हम देख लेते हैं। तो 4 हो जाएगा तो 6 7 42, 6 6 के 36। तो आप देख सकते हैं कि अगर 4 हो रहा है तो 6 6 के 36 हो रहा है तो 42.16 आ रहा है। तो आप एक साथ लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिनों में कर सकती है, जबकि 6 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को जो है 9 दिनों में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष और 2 महिला उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। 5 मेन है, 6 वीमेन है, और ये जो है इस काम को जो है 6 दिन में कर रहे हैं, और इसी सिमिलर काम को जो है 3 मेन जो हैं और 5 वीमेन जो हैं आपको 9 दिनों में कर रहे हैं। तो ये कितना है भाई? 5 है ना, 5 है। तो आपको क्या करना है कि 5 6 का 30 मेन, 6 6 का 36 वीमेन, 29 27 मेन, 9 5 45 वीमेन। देखिए, आप वीमेन वाले को एक तरफ भेजिए, मेन वाले को इधर। अगर 27 M इधर आता है तो 3 M बच जाएगा क्योंकि घट जाएगा, और ये इधर जाएगा 9 W बच जाएगा, तितरी का 9। यानी अगर इधर 1 है, M/W ज्ञात करें तो M का वैल्यू हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अगर हम टोटल वर्क निकालना है तो इसमें आपको वैल्यू पुट करना होगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका? टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 5 M की वैल्यू कितनी है? M की वैल्यू 3 है, और 6 1 है, और यहाँ पे 6 है। तो 5 15, और 15 6 कितना हो जाएगा? 5 15, 15 6 21, 21 छक्का 126। ये आपका टोटल वर्क है, और इसी को टोटल वर्क को जो है आपको कितने लोगों से? 3 पुरुष। तो 3 पुरुष का जो है 3 पुरुष है, लेकिन एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, तो 3 का 9 हो जाएगा। और 2 महिलाएं, इनकी एफिशिएंसी कितनी है? आपको 1 है तो 2 हो जाएगा। तो 126 बटा में 11 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा हो जाएगा? 11 11 121 5 कौन आ रहा है? ये आ रहा है, आपका आंसर हो जाएगा। एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। तो पुस्तक के दूसरे भाग में कितने पृष्ठ? जब भी आता है ना कि इसके तुलना में इसमें कम है, तो आप कुछ मत कीजिए। अगर जितना कम होता है ना तो वो आपको टोटल वैल्यू में से घटा दीजिए। पहले तो 892 है, टोटल वैल्यू में से 52 को घटाइए, 0 4, और कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। तो ये जो है पहला भाग हो गया, ये जो है दूसरा भाग हो गया। पहले हम ये कर लेते हैं, दोनों को इक्वली 2 से भाग दे देना आपको। तो कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा ना, 420 और 420। देखना है कि अब किस में ज़्यादा था। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम थी। पहले भाग में ना, दूसरे, तो यहाँ पर अब देखना है कि आपको क्या बोल रहा है कि पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठें कम थी, यानी 52 पृष्ठ पहले भाग में ज़्यादा होगी। बेसिक सी बात है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि 52 पृष्ठें यहाँ पे ज़्यादा होगी। 2 5 2 7 और 4। लेकिन आपको निकालना क्या था दूसरे पृष्ठ में? तो अगर आपको ये पूछ लेता तो आपका आंसर ये था, और ये पूछा है तो आपका 420 हो जाएगा आंसर। बेसिक सी क्वेश्चन थी। तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है? देख सकते हैं 472 भी दे रखा है, और आपका जो है 420 भी दे रखा है। तो आपको ध्यान से करना है कि भाई पहले भाग को पूछ रखा है, और तो यहाँ पे आपको ध्यान से करना है क्योंकि यहाँ पे दूसरे भाग का पूछ रखा है, तो 420 होगा। 5 संख्याओं का औसत 113 है। एक संख्या निकालने के बाद भी औसत वही रहता है, तो उसमें से निकाली गई संख्या क्या है? तो सिंपल सी बात है, 113 ही होगी। देखिए, कभी भी औसत में ऐसा बोलता है कि भाई संख्या निकाली जा रही है और औसत पे जो है कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो मतलब वहीं रहता है, इसका मतलब वो औसत ही निकाली गई है। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ें हैं ही नहीं। तो चलिए चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो स्लाइड है वो ख़त्म हो चुका है, और हमने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन जो है डन कर लिया है। तो आई होप आपको जो है सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस सेशन को लाइक कीजिए, और इस चैनल से बने रहिए क्योंकि आपको अल्टीमेट फ़ायदा होने वाला है इस चैनल से। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।